डेविड बेनियोफ डीबी। वीस और अलेक्जेंडर वू ने अमेरिकी विज्ञान कथा टेलीविजन सीरीज थ्री बॉडी प्रॉब्लम का निर्माण किया, जो ल्यू सिक्सन के ह्यूगो पुरस्कार विजेता चीनी उपन्यास द थ्री बॉडी प्रॉब्लम पर आधारित है। यह 2023 चीनी टेलीविजन सीरीज के बाद दूसरा लाइव एक्शन रूपांतरण है। डेविड बेनियोफ डी बी। वीज और अलेक्जेंडर वू ल्यू सिक्सन के चीनी उपन्यास को 8 एपिसोड सीजन के साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, जिनमें से पहला SXSW में शुरू हुआ। यह लियू सिक्सन के इसी नाम के उपन्यास के लिए एक श्रद्धांजलि है, जिसमें स्वादिष्ट रूप से अश्लील शी क्वांग को एक प्रकार के स्नेह के रूप में दा शी, बिग शी कहा जाता है। लेकिन जिसने भी उपन्यास नहीं पढ़ा है, वह यह नहीं समझ पाएगा कि वोंग के चरित्र को इस तरह क्यों चित्रित किया गया है, क्योंकि वह अब एक ब्रिटिश मूल का चरित्र है जिसका नाम क्लेरेंस से कम रहस्यमय है। सीरीज में चरित्र बेहद मनोरंजक है, लेकिन वह उसी तरह से प्रतीकात्मक रूप से खड़ा नहीं है। वह चापलूस है, कम अप्रत्याशित है और कुल मिलाकर बहुत अधिक पारंपरिक है। डेविड बेनियोफ डी बी। वीस और अलेक्जेंडर वू का थ्री बॉडी प्रॉब्लम का रूपांतरण यह समझता है कि इसे दाशी बनने का प्रयास करना चाहिए। यह एक विशिष्ट सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली साहित्य सीरीज पर आधारित है और कुछ आश्चर्यजनक रूप से जटिल अवधारणाओं के आसपास संरचित है। व्यापक संभावित नेटफ्लिक्स दर्शकों को आकर्षित करने के लिए उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह से सार्वभौमिक बना दिया गया है और अधिकांश सबसे महत्वपूर्ण विचार, जिन्हें आमतौर पर अवशेषी संदर्भ के रूप में खारिज कर दिया जाता है, को महत्वपूर्ण पहलुओं के बजाय शीतलता के अर्थहीन अवशेषों में पॉलिश कर दिया गया है। मेरा मानना है कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम उन दर्शकों को पसंद आएगी जो चाहते हैं कि उनकी विज्ञान कथा में तमाशा हो लेकिन बहुत अधिक भव्यता न हो, साथ ही विज्ञान भी हो लेकिन बहुत अधिक कठोरता न हो। इन पहले 8 एपिसोड का लक्ष्य दाशी जैसा हो सकता है, लेकिन वे क्लेरेंस की तरह हैं। वर्तमान लंदन में जाए। विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक दुनिया भर में आत्महत्या कर रहे हैं, जिससे मुख्य रूप से रहस्य मुक्त क्लेरेंस वोंग के लिए मौतों और रहस्यमय सुरागों के निशान निकल रहे हैं। इस वैश्विक रहस्य को सुलझाने के लिए ऑक्सफोर्ड के 5 पूर्व सहपाठी फिर से एकजुट हुए। एक बार सभी पांचों ने महान वादा दिखाया। जिन जेस होंग अपने अनुशासन में सबसे आगे रहने वाले सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी हैं। शाउल जोवन एडेपो, जो एक समय समूह का सबसे चतुर सदस्य था, अब रुक गया है और अब एक शोध सहायक है जो ऊंचा उठने और बिछने में अधिक रुचि रखता है। विल एलेक्स शार्प एक मुकाम पर पहुंच गया और अब हाई स्कूल के छात्रों को भौतिकी पढ़ाता है। ओंगी ईजा गोंजालेज ने भौतिकी छोड़ दी और अब नैनोटेक अग्रणी है, छोटे उपकरण बना रहा है जो कुछ बड़ी वस्तुओं को छोटे भागों में तोड़ सकते हैं। और जैक जॉन ब्रैडली ने एक सफल स्नैक फूड ब्रांड बनाया। ओंगी को अचानक दृष्टि संबंधी कठिनाई होने लगती है। विशेष रूप से वह अपनी दृष्टि के आधे क्षेत्र में एक अजीब उलटी गिनती देखती है। एक हाई प्रोफाइल स्क्रीनिंग पर एंटी पायरेसी वाटरमार्क वाले आलोचक के समान। उलटी गिनती कहां से आई? उलटी गिनती किसकी है? सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन में ये वेंसी और एक पर्वत शिखर वेधशाला से इसका क्या लेना देना है? इसका क्लेरेंस, उसके संदिग्ध बॉस थॉमस वेड, लियाम कनिंघम या उससे भी अधिक रहस्यमय करोड़पति माइक इवांस, जोनाथन प्राइस से क्या लेना देना है? और यह एक चमचमाती आभासी वास्तविकता हेडगियर से कैसे संबंधित है, जो 3 सूर्यों के साथ एक रेगिस्तानी दुनिया में स्थित केवल एक बहुत ही पेचीदा खेल खेलता हुआ प्रतीत होता है? संक्षिप्त और कुछ हद तक अप्रत्यक्ष उत्तर है। कुछ बहुत भयानक आ रहा है, कुछ ऐसा जो पूरी मानवता के लिए खतरा है। रिचेल कार्सन ने पाठकों को जो चेतावनी दी थी उससे बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी एक अस्तित्वगत संकट है। लेकिन वह कुछ बुरा बहुत दूर है। इसलिए 3 बॉडी प्रॉब्लम पुस्तक और श्रृंखला इसहाक असिमोव की फाउंडेशन फ्रेंचाइजी पुस्तकों और श्रृंखला जैसे विज्ञानफाई कार्यों के साथ साथ विचार प्रयोग श्रेणी में आती है। ये किसी क्षुद्र ग्रह पर तेल ड्रिलर भेजने या कंप्यूटर वायरस के साथ रैंडी क्वैड को यूएफओ में भेजने जितना सीधा नहीं है। प्रश्न आंशिक रूप से यह है, अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन असली सवाल यह है
कि आप मानवता को उस खतरे की परवाह कैसे करते हैं जिसका उन पर या उनके बच्चों या उनके बच्चों के बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोगों को केवल अपने सीमित जीवन काल के बजाय मानवता की बहुपीढ़ी अवधि के बारे में सोचने के लिए कैसे मनाते हैं। वीस और बेनियोफ, गेम ऑफ थ्रोन्स और वू डी टेरर इन फैमी एक मुश्किल स्थिति में है। पुस्तक के लटकते दार्शनिक हिस्सों को हटा दें और एक विज्ञान कथा ब्रांड के रूप में थ्री बॉडी प्रॉब्लम को अलग करने के लिए बहुत कम है। यदि आप पुस्तक के वैचारिक पहलुओं पर अधिक जोर देते हैं तो आप अपने दर्शकों को उन लोगों तक सीमित कर देंगे जो कक्षीय यांत्रिकी में तीन शरीर के मुद्दे को समझते हैं। बिना किसी संदेह के प्रामाणिकता से ऊपर पहुंच को प्राथमिकता देना उचित निर्णय था, लेकिन विशिष्ट पहलुओं के निशान शीर्ष पर सोने की पन्नी के टुकड़े के साथ $100 चीज बर्गर के समान हो जाते हैं। सोने की पत्ती ने बर्गर में क्या योगदान दिया, यह आपको $100 चार्ज करने की अनुमति देता है। यह प्रयास कभी कभी काफी सराहनीय होता है। मैं कहूंगा कि तीसरा एपिसोड वू द्वारा लिखित और एंड्रयू स्टैंटन द्वारा निर्देशित थ्री बॉडी प्रॉब्लम का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो उत्साहपूर्वक आकर्षक अवधारणाओं को पकड़ता है और उन्हें उतनी खूबसूरती से कल्पना करता है जितनी मैं कल्पना कर सकता हूं। यह वह एपिसोड है जो ऐतिहासिक पात्रों, विशाल पहेलियों और सूखे शरीरों के साथ साथ वास्तविक दुनिया के लिए मंच तैयार करते हुए आभासी वास्तविकता गेम की दुनिया में सबसे गहराई से उतरता है। हालांकि मेरा मानना है कि अधिकतर टेलीविजन दर्शकों को खेल और किताब के कई फुटनोट जैसे अवशेष पेचीदा या निरर्थक लगेंगे। मैं ईमानदारी से नहीं जानता कि इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता था, लेकिन जब कोई सीजन आधे रास्ते से ठीक पहले अपने दिमागी शिखर पर पहुंचता है तो उसे पूरा करने के लिए बहुत सारी लापरवाह योजनाएं बनानी पड़ती हैं। एक ही समस्या तमाशे की दृष्टि से तीन शारीरिक समस्याओं को प्रभावित करती है। यह आमतौर पर एक आकर्षक कार्यक्रम है और चीन में ऐतिहासिक अनुक्रम जैसे तत्व पोशाक और उत्पादन डिजाइन, लेकिन वैचारिक रूप से सतही में निर्दोष हैं। हालांकि यह नेटफ्लिक्स के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम माना जाता था, फिर भी ऐसा केवल कभी-कभी ही प्रतीत होता है। दृश्य उलटी गिनती, जो एक दिलचस्प और भयावह अवधारणा होनी चाहिए, वास्तव में नहीं है। पहला एपिसोड एक असामान्य प्राकृतिक घटना के साथ समाप्त होता है जो शो में हर किसी को हैरान कर देता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी दर्शक हैरान नहीं होगा या शायद समझ नहीं पाएगा। सीरीज का सबसे बड़ा सेट टुकड़ा, जो पनामा नहर के पास होता है, अपने बड़े पैमाने पर निष्पादन की तुलना में अपने घोर के लिए अधिक मनोरंजक है। साथ ही यह रणनीति के एक टुकड़े की सेवा में है जिसका कोई मतलब नहीं है, और यह अंदर आता है पांचवां एपिसोड, बाकी सीजन को थोड़ा प्रतिकूल बना रहा है। सीरीज में कुछ आनंददायक क्षण शामिल हैं। यह बिल्कुल सपाट है, जिसमें कॉस्मेटिक उत्कर्ष है जो चरित्र चित्रण और अभिनय तक फैला हुआ है। समूह में कोई भी खराब नहीं है, लेकिन बहुत कम प्रदर्शन ही उल्लेखनीय हैं। सीरीज का सबसे मजेदार पहलू वोंग और कनिंघम का एक साथ कठोर होना है। मैं उसे घंटों तक देख सकता था। ऑक्सफोर्ड 5 को बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे वे बिल्कुल वही हैं। एक किताब के एक पात्र को परिप्रेक्ष्य की विविधता देने के लिए 5 पात्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक एक ही चरित्र के कथानक को साझा करता है। ब्रैडली अत्यधिक आवश्यक हंसी का स्रोत है। होंग सीजन में एक सच्चे नायक की सबसे करीबी चीज, ईमानदार और भावनात्मक रूप से जमीन से जुड़ा हुआ है। एडेपो यकीनन अत्यधिक ईमानदार है। उसने कभी भी उस बर्नआउट की भूमिका नहीं निभाई जैसा कि चरित्र में दर्शाया गया है, जिससे यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सीजन के अंतिम चरण में एक जबरदस्त यात्रा क्या होनी चाहिए। गोंजालेज इस बात के लिए श्रेय की पात्र हैं कि उन्होंने खुद को सीजन के सबसे मजेदार और कठोर मजाक का निशाना बनने दिया। ये वेंजी चरित्र के पुराने संस्करण के रूप में रोजालिंड चाओ एक गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं, जो आश्वस्त करने वाली और परेशान करने वाली दोनों है, जबकि मार्लो केली की जंगली आंखों की तीव्रता तातियाना के लिए एकदम सही है, जो एक अस्पष्ट उद्देश्य वाली कट्टरपंथी है।
और मुझे यकीन नहीं है कि प्राइसे के साथ किसका घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध था जिसने उन्हें एक ऐसे चरित्र में अपनी गंभीरता दिखाने के लिए राजी किया जो उनकी उपस्थिति की गारंटी देने के लिए पर्याप्त जटिल नहीं लगता। शायद वह द शिक क्लेरेंस की तरह इस बात का एक और उदाहरण है कि थ्री बॉडी प्रॉब्लम क्या सही और खराब तरीके से करती है। क्योंकि आपके टीवी शो में जोनाथन प्राइस का होना कभी भी बुरी बात नहीं है, लेकिन जोनाथन प्राइस का होना आपको उससे मूल्य प्राप्त करने की क्षमता के बारे में चिढ़ाता है। इसी तरह इन सभी सार्थक विचारों और छवियों की झलक आपको केवल स्वीकार्य चीज के बजाय उनसे मूल्य प्राप्त करने के वादे से चिढ़ाती है।